नमस्कार। प्लस वन एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हिंदी व्याकरण श्रृंखला माला में आज हम लोग चर्चा करेंगे संधि के ऊपर। संस्कृत के संधि नियम अलग हैं, हिंदी के भी कुछ संधि नियम हैं। जो हम लोग पढ़ते हैं हिंदी में वो संस्कृत के ही नियम पढ़ते हैं अधिकतर के, लेकिन हिंदी के अपने भी कुछ नियम हैं, इस पे भी हम बात करेंगे। और संधि प्रकरण जो है ये थोड़ा लंबा विषय है, इसलिए हम इस पर अलग अलग पार्ट्स में बात करेंगे। तो पहले पार्ट में आज हम लोग बात करेंगे संधि क्या है, संधि विच्छेद, संधि का अर्थ, संधि के कितने भेद हैं, उन भेद में से जो पहला भेद है हमारा स्वर संधि का, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। इस वीडियो में आज इतना ही रखते हैं, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। संधि पढ़ने से पहले बहुत आवश्यक है हमें वर्णों का ज्ञान हो। अगर वर्णों का ज्ञान नहीं है, वर्णमाला का ज्ञान नहीं है, तो संधि सॉल्व करना, संधि करना असंभव है। इसके लिए मैंने इससे पहले जो वीडियो डाला है वो वर्णमाला का डाला है, हिंदी वर्णमाला का, उसको देखना मस्ट है। तो आज हम लोग बात करेंगे संधि क्या है। तो संधि का अर्थ है परस्पर मेल मिलाप, यानी जोड़ना। जोड़ने की बात की जाए तो बहुत जगह पे जोड़ा जा रहा है। जब दो राजा आपस में मिलते थे, आपस में जुड़ते थे, तो कहा जाता था इनके बीच में संधि हो गई। हमारे शरीर में अगर देखा जाए तो बहुत सारी हड्डियां हैं, उनके बीच में भी जॉइंट काम करते हैं। आपने हड्डियों के नाम सुने होंगे, टिबिया, फिबुला, रेडियो, वल्ला, ह्यूमरस, फीमर, कार्पल, मेटाकार्पल, बहुत सारे नाम हैं। इनके बीच में जॉइंट होते हैं, हिंज जॉइंट है, पाइवोट जॉइंट है, ऐसे हम नाम लेते हैं, यानी उनका भी जुड़ाव हो रहा है। तो ऐसे ही संधि में दो वर्णों के बीच में, ध्यान रखने वाली बात है, मैं शब्द नहीं बोल रहा हूँ, मैं वर्ण बोल रहा हूँ। और समास के वीडियो में भी मैंने यही बात बताई थी। इससे पहले जब समास का वीडियो हमने बनाया तो उसमें ये बात हमने बताई कि संधि और समास में यही अंतर होता है। समास में दो शब्दों के बीच में मेल मिलाप हो रहा था, यहाँ दो वर्णों के बीच में मेल मिलाप होता है। तो ये तो हमारी परिभाषा हो गई कि दो वर्णों या अक्षरों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। आप नीचे के एग्जाम्पल में देख सकते हैं, तीन तरीके के आपको उदाहरण दिखाए गए हैं। पहला, विद्या धन आलय, बन गया विद्यालय। इसमें लिखा हमने कि ये स्वर संधि है। अब स्वर संधि क्यों लिखा? क्योंकि अगर विद्या को हम तोड़ें, विद्या में से जो धा निकलता है, इसको जब हम तोड़ें तो इसमें दा आधा रहता है और पूरा आ रहता है। तो जो आ है ये मेल मिलाप कर रहा है, पूरा विद्या शब्द मेल मिलाप नहीं कर रहा है। विद्या में से जो वर्ण आ है उसका मेल मिलाप हो रहा है दूसरे पद या दूसरे शब्द के पहले वर्ण से। और आलय का पहला वर्ण कौन सा है? आ। तो आ और आ मिला के ये आ बन गए, बड़ा आ तो है ही दोनों। तो ये इस तरह की संधियां जहाँ पे स्वर और स्वर के बीच में मेल मिलाप होता है, उसको हम कहते हैं स्वर संधि। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, जगत लिखा है और आगे नाथ लिखा है। तो जो कलरफुल रखे गए हैं वर्ण, इनके बीच में संधि हो रही है। तो जो आधा ये ता के नीचे हल लगा हुआ है, इसको हलंत बोलते हैं। ये ता ना से संधि नहीं करेगा, ना के साथ में जो आ की मात्रा है उसके साथ में संधि कर रहा है। यानी अगर इसमें हम देखें तो एक व्यंजन है और एक स्वर है, तो इसमें व्यंजन आ गया, इसलिए इसको हम कहेंगे व्यंजन संधि। फिर तीसरे उदाहरण में अगर हम देखें तो हमें यहाँ पे दो बिंदी जो नजर आ रही हैं, ये प्रतीक होती हैं विसर्ग का। तो यहाँ विसर्ग के साथ में संधि हो रही है, विसर्ग हमको मिल गया तो हम कहेंगे विसर्ग संधि। तो यही हमारी तीन तरह की संधियां हो जाती हैं वर्णमाला के आधार पर, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। अब हम लोग जानेंगे संधि विच्छेद के बारे में, कुछ लिखित परिभाषाएं क्या क्या हैं उनके बारे में। संधि शब्दों को अलग अलग करके संधि से पहले की स्थिति में लाना ही संधि विच्छेद कहलाता है। विच्छेद का मतलब होता है तोड़ देना, डिसेक्शन बोलते हैं इसको। संधि का विच्छेद करने पर उन वर्णों का वास्तविक रूप प्रकट हो जाता है। जैसे हिमालय है, हिमालय
दो शब्दों से मिलकर बना है। उसमें से एक शब्द है हिम, दूसरा आलय। इसका अर्थ आप लोग जानते हैं कि आलय मतलब घर होता है, सदन होता है, निकेतन होता है, और हिम का मतलब होता है बर्फ से। तो ऐसा घर जो बर्फ का है, हिमालय उसको नाम दिया गया। इसकी हमारी परिभाषा बन गई, परस्पर मिलने वाले वर्ण स्वर, व्यंजन और विसर्ग होते हैं, अतः इनके आधार पर ही संधि 3 प्रकार की होती है। तो पहले भी हमने बताया है, ये आप फिर एक बार देख सकते हैं। संधि के 3 प्रकार हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब स्वर संधि जहाँ पे स्वरों का मेल मिलाप हो रहा हो, स्वर संधि को अच भी कहा जाता है। स्वरों को अच कहा जाता है। तो स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। ये पहले हम बात कर चुके हैं इस पर। फिर व्यंजन, इनको हल भी कहा जाता है। का, खा, गा, गा व्यंजन होते हैं, और हमने पहले वीडियो में बताया ही है कि व्यंजन जो हैं वो स्वर की मदद से बोले जाते हैं, अपने आप में संपूर्ण नहीं होते, अपने आप में स्वतंत्र नहीं होते। विसर्ग, तो आज इस अंक में वीडियो के हम स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे, इसके भेद पढ़ेंगे। आइए देखते हैं स्वर संधि। जहाँ दो स्वरों का परस्पर मेल हो उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्ध संधि, यड़ संधि और अयादि संधि। तो ये जब हम संधियाँ पढ़ेंगे तो इसमें सारा खेल जो है सिर्फ और सिर्फ स्वरों का है, और स्वर अभी हमने देखे कितने होते हैं? 11 होते हैं। तो अगर हमें स्वर अच्छे से पता है कि स्वर कैसे आए हैं, मूल स्वर कितने होते हैं, दीर्घ स्वर कितने होते हैं, किस स्वर से कौन सा नया स्वर बन सकता है या कौन सा दीर्घ रूप धारण कर सकता है, अगर ये बात हम जान लें तो स्वर संधि हमारी बहुत आसान हो जाती है। संधि नहीं पढ़ना है हमको, म्यून पढ़ना है हमको वर्णमाला, क्योंकि संधि का जो परिभाषा है वो कहती है वर्णों के बीच में मेल होना चाहिए। तो अगर वर्ण हमें आते हैं, वर्णों के बीच में संधि जो हो रही है वो हमें आती है, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो एक प्रश्न ये भी अक्सर बनता है कि मूल स्वर कितने होते हैं? कह सकते हैं मूल स्वर 4 होते हैं। मूल स्वर का मतलब है यहाँ पे उस मेन जड़ से जहाँ से बाकी चीज़ें उत्पन्न होती हैं। बायोलॉजी में इसको बोलते हैं स्टेम सेल। तो ये अ, इ, उ और री, इनको मूल स्वर कहा जाता है। इन्हीं मूल स्वर से आगे हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से बड़ा आ, बड़ी ई, उ, ए, ओ और निकलते हैं, और यही हमें आगे पढ़ना है अलग अलग संधियों में। जब हम दीर्घ संधि पढ़ेंगे, जब हम गुण पढ़ेंगे, जब हम वृद्धि पढ़ेंगे, तो इन्हीं संधियों का मेल हो रहा है, इन्हीं सुरों का वहाँ पे मेल हो जाता है, और हम उसको रटने बैठ जाते हैं कि अलग अलग संधियों के लिए अलग अलग रूल आते हैं, परेशान करते हैं हमको। ऐसा नहीं है, इसको अगर हम समझ लेते हैं तो फिर परेशानी नहीं होगी। पहली संधि पढ़ते हैं हम लोग, दीर्घ संधि। इसका सूत्र है, ये अक्सर पूछा जाता है बड़ी परीक्षाओं में, जो एग्ज़ाम होते हैं टीटी वगैरह के हैं या टीचर्स के एग्ज़ाम हैं संस्कृत में, इस तरीके से ये सूत्र पूछा जाता है। दीर्घ संधि, अकः सवर्णे दीर्घा, इसका मतलब हुआ एक ही समान जब स्वर मिलते हैं तो उनका दीर्घ रूप हो जाता है। इसको हम याद रखेंगे। अब हमने 4 मूल स्वर वहाँ देखे थे, चारों को आपस में रख देते हैं, मेल मिलाप करेंगे और इनका दीर्घ रूप बन जाएगा। तो 4 हमको और भी मिल जाएंगे। एक हम बोलते हैं छोटा, अब छोटा छोटा मिला देंगे तो बड़ा बन जाएगा, यही इसका दीर्घ रूप हो गया। तो यहाँ पे देखिए, इसको दिखाया भी गया है। ये जो आपको दिख रहे हैं आ मिलके बड़ा आ, फिर यहाँ देखिए छोटा आ है और ये बड़ा आ है, मिलके बड़ा आ बना। फिर यहाँ पे बड़ा आ पहले आ गया, अब छोटा आ गया, इनका भी रूप मिलके क्या बना? बड़ा आ मिला। फिर ये बड़ा आ, ये मिलके क्या बने? बड़ा आ। यानी किसी भी रूप में हो, जब समान सुर हो तो मिलेंगे, चाहे वो ह्रस्व हो चाहे वो दीर्घ हो। ह्रस्व मैंने बताया था लोगों को कहते हैं, तो इस तरीके से उनका दीर्घ रूप ही हमको मिल जाता है। यही संधि है दीर्घ संधि। इसी तरह हम ई के बनाएंगे, इसी तरह ऊ के बनाएंगे, और इसी तरह हम री के भी बनाएंगे। यहाँ मैं आपको एक बात बता दूं कि जो बाबा ऋषि हैं, ये संस्कृत में दोनों ऋषि हैं, हिंदी में सिर्फ छोटा ऋषि है।
बड़े ऋषि का प्रयोग हम हिंदी में नहीं करते हैं। इसका उच्चारण होता है री। इसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। तो अब यहाँ पे इस फार्मूले को देखते हुए हमारी संधियाँ बन जाती हैं। अब पहला एग्जाम्पल लीजिए और समझने की कोशिश करिए। यहाँ लिखा है परम आत्मा। अब परम शब्द के बीच में संधि नहीं होगी। आत्मा, परम आत्मा, इनमें से जो परम शब्द है उसका आखिरी वर्ण हम लेंगे माँ और इसका पहला वर्ण लेंगे आ। माँ को भी अभी हम तोड़ सकते हैं। अगर माँ को हम तोड़ें तो माँ के नीचे हम हलंत लगाएंगे और आगे लिखेंगे छोटा आ, क्योंकि हम जानते हैं व्यंजन अधूरे होते हैं, स्वर के बिना वो नहीं बोले जाते। तो ये जो आ है और ये आत्मा में बड़ा आ है, इन दोनों के बीच में संधि होगी तो मिलेगा बड़ा आ, और वो जो संधि आएगी वही माँ के साथ हम लगा देंगे तो बन गया परमात्मा। देखिए माँ के साथ में कुछ छेड़छाड़ नहीं होगी। इसी तरह कदापि, दा को हम तोड़ेंगे। दा को तोड़ेंगे तो दा लिखेंगे, दा के नीचे हलंत लगाएंगे और आगे लिखेंगे बड़ा आ, और यहाँ अपी में से उठाएंगे आ को, तो बड़ा आ और आ मिलके बनेगा बड़ा आ। इसलिए दा पे बड़ा आ की मात्रा आपको दिख रही है। इसी तरह ई वाले स्वर में देखते हैं हम लोग, यहाँ लिखा रवि। देखिए छोटी ई है और आगे इंद्र में छोटी ई है, दोनों छोटी ई मिलके बड़ा रूप होना है। इसलिए देखिए रा में जब रविंद्र हमने लिखा तो छोटी ई की जगह पे रा पे बड़ी ई आ गई। इसी तरह नदीश में पहले से ही दोनों बड़ी ई हैं, उनका दीर्घ रूप क्या होगा? बड़ा ही होगा। महेश में भी देख सकते हैं, परीक्षा में भी देख सकते हैं, भानुदय, दोनों छोटे ऊ हैं लेकिन मिलके क्या बने? बड़ा ऊ बना। इसी तरह अब देखिए सूक्ति में छोटे ऊ छोटे मिलके क्या बनेंगे? बड़ा ऊ बनेंगे। तो ये दीर्घ रूप हो जाना ही दीर्घ संधि कहलाती है। बहुत आसान होता है समझना इसको। अब लोग पढ़ेंगे गुण संधि के बारे में। आद गुड़ा, इसका सूत्र होता है संस्कृत का आद गुड़ा। अभी हमने मूल स्वर को देखा, मूल स्वर को ही जब हमने उन्हीं के समीप स्वर में रखा तो वो दीर्घ रूप हो जा रहे थे। अब आ के साथ हम बाकी जो स्वर हैं उनका प्रयोग करके देखते हैं, असमान का प्रयोग करके देखते हैं। अभी हमने आ के साथ आ रखा, ई के साथ ई रखा, ऊ के साथ ऊ रखा, लेकिन अब हम यहाँ प्रयोग करेंगे आ के साथ ई रख के देखते हैं क्या बनेगा। आ के साथ ऊ रखें, आ के साथ री रखें। ध्यान रखिए बहुत आसान है, बहुत मज़ा आने वाला है इसमें। तो आ के साथ जब हम ई रखते हैं तो हमें ए मिल जाता है। इसी तरह आ के साथ जब हम ऊ रखेंगे तो हमको ओ मिल जाएगा, और आ के साथ जब हम री रखेंगे तो ये अर हो जाता है, जो आप रेफ लगाते हैं। तो अब हम लोग इसको, ये हमारे 3 सूत्र हैं, 3 फार्मूले हैं जिन पे हमको अप्लाई करना है। देखिए यहाँ सुरेंद्र लिखा हुआ है, या फिर यहाँ लिखा है देव धन इंद्र। देव, वा को अगर हम तोड़ें तो वा के नीचे आप कॉपी में कर सकते हैं, इसको बहुत आसान है। वा के नीचे आप हलंत लगाइए और उसके आगे लिखिए अ, छोटा आ, और इंद्र का ई। तो आ और ई के बीच में संधि हो रही है, और हमने अभी देखा आ और ई जहाँ पे हो वहाँ पे ए हो जाता है। तो वा के ऊपर जो मात्रा हम लगाएंगे वो ए की मात्रा लगाएंगे। पहले जो भी मात्राएं होंगी वो सब खत्म हो जाती हैं। जो हमको नया यही विकार है, यही है उसका रूप परिवर्तन। तो ए की मात्रा हम लगाएंगे तो हो जाएगा देवेंद्र। इसी तरीके से सुरेंद्र में आप देख सकते हैं रा और ई, यानी आ और ई के मिल में ए हो गया। यहाँ देखिए स्व इच्छा है, आ और ई मिलके ए हो गया, स्वेच्छा हो गया। महा इंद्र है, बड़ा आ और छोटी ई है, मिलके क्या बनेंगे? ए बनेंगे, महेंद्र हो गया। यथा इष्ट, यथेष्ट हो गया। इस तरीके से ये संधियाँ आसाम से बन जाती हैं। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग, आ के साथ में जब हम ऊ को मिलाते हैं तो क्या बनता है? ओ बनता है। देखिए यहाँ सूर्य उदय। अब ये जो रेप है ये या के ऊपर मात्रा नहीं, ये बात आप लोगों को पता है पहले से कि वो सा के बाद निकल रही है, सा के साथ निकल रही है। तो यहाँ पे या के बीच में हम देखेंगे, या को जब तोड़ेंगे तो या तोड़ने पे हमको मिलेगा या के नीचे हलंत लगाइए और लिखिए आ। तो आ और ऊ मिलके ओ हो रहा है, और या के साथ में ओ की मात्रा आ जाएगी। ठीक है। इसी तरह पर उपकार, देखिए आ और ऊ के बीच में संधि होगी तो ओ बनेगा, और रा के साथ में ओ की मात्रा आ जाएगी तो हो जाएगा परोपकार।
इसी तरह महाधन उत्सव महोत्सव बन जाता है। यथाधन उचित यथोचित बन जाता है। महाधन ऊर्मी महोर्मी बन जाता है। अब तीसरा केस है इसका, आ के साथ री मिलाएंगे तो बनेगा अर। देखिए इसमें अर कैसे निकलेगा, जबान हमारी ट्विस्ट हो जाती है, अर ऐसे निकालते हैं। तो ब्रह्म धन ऋषि, अब हा जो है उसमें तोड़ना है हमको, तो यहाँ पे हमको आ मिल रहा है, आ और री मिलेगा तो अर बनेगा। और अर की मात्रा जो रेप लगाते हैं हम कहाँ लगाते हैं, ऊपर जाके लगाते हैं, अगले वाले वर्ण पे लगाते हैं, जिस पे निकलती है, जिस पे बोला जाता है उससे आगे हम जाके लगाते हैं। इसीलिए इसको समझाने के लिए बच्चों को कह दिया जाता है उड़ने वाली रा, यानी जिस पे हम बोलते हैं उससे वो उड़ जाती है, आगे जाके लग जाती है। ऐसे देव ऋषि में आ और री मिलके अर हो गए, देवर्षि बन गया। तो महा ऋषि महाऋषि हो गया, महाधन रिद्धि महारथी हो गया, राजा राजधन ऋषि राजर्षि हो गया, सप्तधन ऋषि सप्तर्षि हो गया। इस तरीके से ये गुण संधि की विशेषताएं हैं। गुणों में परिवर्तन आ गया। वृद्धि संधि, इसका सूत्र होता है वृद्धि रेचि। अब इसके क्या कहती है परिभाषा, आ या आ के बाद यदि ए या ए आ हो तो इनके स्थान पर ए, आ या आ के बाद ओ औ हो तो इनके स्थान पर औ हो जाता है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे दीर्घ संधि में हमने समान किया, फिर गुण संधि आई। गुण संधि में आ के साथ बाकी जो मूल स्वर थे उनके साथ में हमने संधि की। अब हमें ए और ओ मिल चुके हैं, अब हम आ के साथ में ए और ओ के बीच में प्रयोग कर रहे हैं, संधि कर रहे हैं। सिस्टमेटिक पढ़ेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दिमाग में हमने 11 स्वर बसा लिए हैं, उन्हीं के बीच में हम एक एक करके रख के देख रहे हैं कि इसके साथ हमने रखा तो इसमें क्या हुआ। जैसे केमिस्ट्री में प्रयोग करते हैं ना, अलग अलग चीज़ों में मिलाया हमने, कहीं सोडियम के साथ में HCl मिलाया तो सोडियम क्लोराइड मिल गया, कहीं दूसरा सब्सटेंस मिलाया तो दूसरा कुछ मिल जाता है। इसी तरह यहाँ प्रयोग करके देखा जा रहा है। तो तीसरी संधि जो है, अब हमको मिल चुकी हैं संधियाँ। पहले हमने 4 मूल स्वर हमें पता थे, फिर 4 से हमने 8 कर लिए, हिंदी में 7 हो गए। फिर उसके बाद हमने ए और ओ भी ढूंढ लिया तो 9 हो गए। अब 9 के बाद बचे अभी हमारे 2, वो वृद्धि संधि में हमको मिल जाएंगे। देखिए आ के साथ में ए या बड़ा ए आए तो ए हो जाता है, तो अभी हम ऊपर बात कर रहे थे। जैसे देखिए एक एक, का को तोड़ेंगे तो का के नीचे हलंत लगाएंगे और लिखेंगे आ, और आ और ए मिलके बनते हैं ऐ, इसका उच्चारण होता है ऐ। तो ऐ की मात्रा कहाँ लगेगी, पहले वाले का पे लगेगी, इसका हो जाएगा ए कैक। यानी मात्रा जहाँ से जहाँ जो संधि का विकार हो रहा है उसके अलावा हमें किसी पे ध्यान नहीं देना, आगे क्या है पीछे क्या है इन पे हमको ध्यान नहीं देना है। जहाँ पे संधि हो रही है, जिन वर्णों के बीच में हो रही है उन्हीं पे प्रभाव पड़ेगा। ऐसे ही सदाधन एव, तो बड़ा आ और ए मिलके ऐ हो जाते हैं। महाधन ऐश्वर्य महेश्वर्य हो जाता है। तथाधन एव तथय हो जाते हैं। अक्सर ये संधियाँ बोर्ड में ऐसे ही पूछ ली जाती हैं, या कम्पिटिटिव एग्जाम में भी इनका बड़ा महत्व होता है। अब दूसरा केस लेंगे हम, आ के साथ में ओ आए या औ आए तो औ ही रहेगा वो। देखिए वन औषध, यहाँ पे ना को तोड़ेंगे, ना के नीचे हलन लगाएंगे और आ स्वर इसमें आ रहा है, आ और ओ मिलके क्या बनते हैं, औ बनते हैं। तो जो औ की मात्रा है वो ना के ऊपर चली जाएगी और वो बन जाएगा वन औषध। इसी तरीके से हो जाएगा महौघ, चलौघ, महौषधि। इस तरीके से ये हमारी वृद्धि संधि खत्म होती है। यण संधि, इसका फार्मूला अगर बच्चे भूल जाते हैं तो ई को यड़ची। अब इसमें से ई को यड़ची याद रखना, ई का या हो जाता है, यही आगे हम इसमें फार्मूले में देखेंगे। जब ह्रस्व ई उ री या दीर्घ ई उ री के बाद कोई असमान स्वर आए तो ई या बड़ी ई के स्थान पर या हो जाता है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि आप जो पुरानी संधि पढ़ चुके हो
उनके साथ में अगर मान लीजिए कहीं आ और आ जाता है तो समान स्वर है, वो आप यहाँ नहीं फिर उसको इंक्लूड करोगे, वो तो दीर्घ संधि में आप पढ़ ही चुके हो। तो ये अपने दिमाग में हमेशा बना के रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। हमको यहाँ पे ये देखना है ई के बाद में ई नहीं आना चाहिए, बाकी कुछ भी आए, वो आ जाए, वो ऊ आ जाए, वो ए आ जाए, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, तो उसका या हो जाएगा। और या जैसे मान लीजिए ई के बाद में आ आया तो उसका होगा या, लेकिन ई के बाद में बड़ा आ आया तो वो हो जाएगा या, बड़ा आ की मात्रा भी या में फिर जुड़ जाएगी। इसी तरह अगर ई के बाद में छोटा ऊ आता है तो हो जाएगा या तो रहेगा, उसमें ऊ की मात्रा लग जाएगी यू। और इसी तरह अगर बड़ा ओ आया तो हो जाएगा यू, ओ आया तो हो जाएगा यो, ओ आया तो हो जाएगा यो, ये ए की मात्रा आई तो हो जाएगा ये। इस तरीके से या उस मात्रा को अपने ऊपर धारण कर लेगा। तो ई का या हो जाता है, ई के छोड़ के कोई भी स्वर आए, इतना ध्यान रखना है इसमें। और इसी तरह ये तो ई की बात हो गई। अब ऊ के बाद में ऊ को छोड़कर कोई भी स्वर आए तो वो क्या बन जाएगा, वा बन जाएगा। री के बाद री को छोड़कर कोई भी स्वर आएगा तो वो बन जाएगा रा, ठीक है, और उसकी मात्रा उसके साथ में जुड़ जाती है। अब हम इसके प्रयोग करके देखेंगे। देखिए, यदि धन अपि, अब यदि में से जो दी है इसको जब हम तोड़ें तो दा के नीचे हलंत और छोटी ई आएगी, और दूसरे शब्द का पहला जो वर्ण है वो है आ। तो संधि किसके बीच में होगी, ई और आ के बीच में होगी। सूत्र था ई को जड़ची, ई के बाद में ई को छोड़कर कोई भी स्वर आए तो या हो जाएगा। तो अब हमने देखा ई और आ मिलके बनेगा या, छोटा आ है इसलिए इसके या ऐसे ही रहेगा, इसके साथ बड़ी मात्रा नहीं आएगी। इसी को नीचे लिख दिया गया यद्यपि। या यहाँ पे देखिए दूसरा एग्जाम्पल बहुत महत्वपूर्ण है, प्रतिधन अय, छोटी ता ती जो है उसको हम तोड़ लेते हैं। पहले सबसे पहले कॉपी में ती को तोड़ते हैं, तो ता के नीचे हलंत और छोटी ई आएगा। अब छोटी ई और आ की जगह पे हम दोनों को संधि कराएंगे तो लिखेंगे या, ठीक है, या लिखेंगे हम। अब हम देखते हैं, हमने ता की मात्रा तो हटा दी, ता की मात्रा तो या बन गई जाके। जब हम लिखेंगे तो प्रा तो वैसे का वैसे ही नोट कर लेंगे। अब ता के बीच में कोई मात्रा नहीं बची, ता के साथ कोई मात्रा ही नहीं है, या हो गया, या अपने आप में क्या व्यंजन है। तो ता को कैसे लिखें, या तो ता के नीचे हम हलंत लगाएं या आधा ता, इस तरह से लिखते हैं, और इसलिए ये प्रत्यय लिखा गया है। अभिधन अर्थी, देखिए अभी छोटी ई और आ मिलके तो या बन गए, और आ अब जो है भा के पास कोई मात्रा नहीं है। जब कोई उसके पास मात्रा ना हो, कोई स्वर ना हो, तो कहा जाता है वो अधूरा है, और अधूरे को हम या तो हलंत लगा के दिखाएं या फिर उसको आधा लिखें। इसलिए ये आधे आपको दिख रहे हैं, इनके परिवर्तन कुछ नहीं हुआ है। जो परिवर्तन हुआ वो स्वर और स्वर के बीच में हुआ। प्रति अर्पण, प्रत्यर्पण, इसी तरह से ई वाले में देखिए यहाँ पे बड़ा या हो गया था, तो यहाँ पे आपको या में बड़ा आ की मात्रा नज़र आएगी, सब जगह या हो जाएगा। यहाँ पे देखिए हमने कहा था यू हो जाएगा, तो या में यू हो गया है। इसी तरह ई के बाद ओ आए तो ये यो हो जाते हैं। ये समझने की बात है, रटने की बात बिल्कुल भी नहीं है। ई के बाद में जो भी मात्रा हो वो या बनना ही बनना है, और उसके साथ में उसकी मात्रा जोड़ देनी है, लघु रूप हो या दीर्घ रूप हो। ऊ के बाद में असमान स्वर यानी ऊ को छोड़कर कोई भी आएगा तो वो हो जाएगा वा। अब छोटा आ होगा तो वा लिखेंगे, बड़ा आ होगा तो वा लिखेंगे। इसी तरीके से अगर ई होगा तो वी लिखेंगे, बड़ी ई होगा तो वी लिखेंगे, ए होगा वे लिखेंगे। ऐसे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। पहला एग्जाम्पल लेते हैं, सुधन आगत, स्वागत। अब ये आधा सा कैसे हो गया, जो बात ऊपर कर रहे थे वही यहाँ पे भी लागू होगी। जब सु को हम तोड़ेंगे तो सा के नीचे हलंत लिखेंगे, और ऊ हमारा स्वर है। ऊ और आ मिलके क्या बन जा रहे हैं, वा बन जा रहे हैं। तो यहाँ पे ऊ और वा जो हैं, जब सा से तो ऊ अलग हो गया, तो सा कैसा हो गया, अधूरा हो गया। और ऊ और आ की जगह हम क्या लिखेंगे, वा लिखेंगे, तो ये अधूरा सा और वा आ गया, बाकी का वैसे ही लिख देंगे, स्वागत हो गया। इसी तरह देखिए वधु आगमन, वध्वागमन, क्योंकि स्वर कहाँ चला गया, वो तो जाके वा बन गया,
तो धा रह गया अकेला, और अकेले को या अपूर्ण को हम कैसे लिखते हैं, आधे उसमें लिखते हैं, या फिर हलंत लगा के लिखें। तो ये इसके फार्मूले हो जाते हैं। इसी को हम बोलते हैं ई को यड़ची या यण संधि। तो ऊ के एग्जाम्पल हो गए। इसी तरह री के एग्जाम्पल हो जाते हैं। देखिए कोई भी असमान सुर आता है, आ गया तो वो रा बनेगा जाके। इसी तरह अगर बड़ा आ है तो बड़ा रा लिख देंगे, अगर ई आई तो उसमें री लिख देंगे, ऊ आया तो रू लिख देंगे। एग्जाम्पल हैं इसके पितृ आज्ञा, पित्राज्ञा, मात्र आज्ञा, मात्राज्ञा। तो ये हमारी यण संधि है। अयादि संधि। अयादि संधि, अब जितने डेरिवेशन हमने अभी तक कर लिए हैं हम उसके आगे की बात करेंगे। देखिए सारा खेल अभी तक सिर्फ और सिर्फ स्वरों का है, जो हमें पता है कि 11 हैं। इसके अलावा हमें कुछ नहीं पढ़ना है। तो ए, ओ, औ के बाद यदि कोई असमान स्वर हो तो ए का अय, ये बस याद रखना आपको, ए का अय, आए, ओ का औ, आओ हो जाता है। इसी को अयादि। जो अयादि शब्द है ना, इसको याद रखने का टिक्ट है अय। अयादि में अय पहले से ही देखिए लगा हुआ है, तो अय हो जाएगा या आओ हो जाएगा, इसको हमको याद रखना है और यही इसकी परिभाषा बन जाती है। जैसे देखिए यहाँ लिखा है ने धन अन, तो क्या कह रहा है, ए के बाद में कोई असमान स्वर हो तो ए हमको मिल गया। ना को अगर हम तोड़ें तो ना के नीचे हलंत और ए, और ये ए और आ मिलके क्या बन रहा है, आय बन रहा था। यहाँ आय बन रहा था ना, आय। तो आय को उठा के जब हम यहाँ रखेंगे तो ना के साथ में जब छोटा आ रखेंगे तो ना ही रहेगा। अब ना की मात्रा जो है ऊपर जैसे आप देख रहे थे उनके साथ कोई स्वर नहीं था, इसलिए वो अधूरे हो जाते थे। लेकिन यहाँ आ आय का जो आ है वो ना के साथ लग गया तो ना हो गया। फिर हमने या लिख दिया और बाद में ना हो गया, नयन हो गया। इसी तरह देखिए गए धन अक, तो अय जब होगा तो आय हो जाएगा और बड़ा आ वहाँ मिल रहा है गा के साथ में, तो इसीलिए गायक हो गया, ना कि गयक हुआ है। इसी तरह देखिए नए धन अक नायक है ना, बड़ा अय है ना तो आय होता है उसका। और ओ वाले जो एग्जाम्पल हैं भो धन अन, भो धन अन, तो ये हो गया ओ और आ मिलके क्या हो जाते हैं, अ हो जाते हैं। तो इसीलिए देखिए यहाँ पे भा के साथ में तो छोटा आया तो वो हो गया भा, और फिर हमने वा लिख लिया और बाद में ना लिख दिया भवन। तो इस तरीके से ये हो गई अयादि संधि। तो स्वर संधि के 5 भेद हमने पढ़ लिए हैं और पांचों भेदों में अगर हमें कोई काम एक करना है तो वो करना है मात्राओं के स्वरों का विशेष ध्यान रखना है। एक सीरीज में हमको पढ़ना है कि पहले मूल स्वर हमको पता होने चाहिए, मूल स्वरों से फिर हम उनके साथ में एक प्रयोग करेंगे, समान स्वरों के साथ प्रयोग करेंगे तो हमको उनका दीर्घ रूप मिल जाता है। फिर थोड़ा सा और आगे हम बढ़ेंगे, आ को उठाएंगे सबसे पहले, आ के साथ में बाकी जो हैं स्वर उनका प्रयोग करके देख लेते हैं हम, तो हमको यहाँ तक वृद्धि संधि मिल जाती है। फिर जो हमको और डेरिवेटिव मिले हैं उनकी हम बात कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारी संधियाँ पूरी हो जाती हैं। तो यह संधियाँ यहीं तक इस पार्ट में, आगे जो है वो हम दूसरे पार्ट में चर्चा करेंगे व्यंजन संधि की।